हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पीके पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी पूरी लगन व मेहनत से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लोक सेवा आयोग के बारे में। आज हम पढ़ेंगे लोक सेवा आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में और किन किन अनुच्छेदों के अंतर्गत किया गया है। साथ ही हम चर्चा करेंगे लोक सेवा आयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। लोक सेवा आयोग। संविधान के अनुच्छेद 315 के द्वारा संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में उल्लेख है कि संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा। दो या दो से अधिक राज्यों के परस्पर सहयोग और उन राज्यों के विधानमंडलों के द्वारा इस आशय का संकल्प पारित करने पर संसद विधि द्वारा उन राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के हेतु उपबंध कर सकती है। अनुच्छेद 316 के क्लॉज 1 के तहत संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति का प्राधिकार संबंधित राज्य के राज्यपाल के पास होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 316 का क्लॉज 1 कहता है कि संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति का प्राधिकार संबंधित राज्य के राज्यपाल के पास होता है। संविधान के अनुच्छेद 320 के तहत संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों की कार्य शक्तियां यकृत वर्णित है। अनुच्छेद 321 के तहत संसद विधि द्वारा संघ लोक सेवा आयोग की कार्य शक्तियों का विस्तार कर सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 321 में उल्लेखित है कि संसद विधि द्वारा संघ लोक सेवा आयोग की कार्य व शक्तियों का विस्तार कर सकती है। संविधान और संसदीय विधियों के अतिरिक्त संघ लोक सेवा आयोग को कार्यकारी नियमों, विनियमों एवं आदेशों तथा स्थापित परंपराओं से भी कार्य शक्तियां प्राप्त होती हैं। राज्य लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है। संविधान के अनुच्छेद 322 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को केवल कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है। कदाचार कदाचार की जांच सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 317 के क्लॉज 3 के अंतर्गत अध्यक्ष या सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाने के
3 स्वतंत्र आधार भी दिए गए हैं। नंबर 1 है दिवालिया घोषित हो जाना। नंबर 2 है पदावधि में किसी अन्य नियोजन में सवेतन कार्य करना। नंबर 3 है राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण अपने पद पर बने रहने के अयोग्य होना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 के क्लॉज 1 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को अपने कार्यों के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि का प्रावधान है। भारत में प्रथम लोक सेवा आयोग 1 अक्टूबर 1926 को स्थापित किया गया था। उस समय इसमें एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्य थे। 1 अक्टूबर 1926 को स्थापित लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रॉस वारकर थे। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत लोक सेवा आयोग के नाम का संघीय लोक सेवा आयोग रखा गया। जो भारत शासन अधिनियम 1935 है उसके तहत लोक सेवा आयोग का नाम संघीय लोक सेवा आयोग रखा गया था। संघीय लोक सेवा आयोग का नाम संघ लोक सेवा आयोग 26 जनवरी 1950 को पड़ा। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा 1937 में 7 प्रांतीय लोक सेवा आयोग स्थापित हुए और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना वर्ष 1937 में हुई थी। संघ एवं संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने के लिए राष्ट्रपति अधिकृत है। राज्य लोक सेवा आयोगों के लिए सदस्य संख्या का निर्धारण राज्यपाल करते हैं। राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। संघ लोक सेवा आयोग का प्रत्येक सदस्य पद ग्रहण करने के दिन से 6 वर्षों तक अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक इनमें से जो भी पहले हो जाए पदारूढ़ रहता है अपने पद पर रहता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य राष्ट्रपति को संबोधित कर अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं। जो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति को संबोधित करके अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। ब्रिटिश भारत में योग्यता आधारित आधुनिक सिविल सेवा की अवधारणा वर्ष 1854 में ब्रिटिश संसद की प्रवर समिति की लॉर्ड मैकाले की रिपोर्ट के उपरांत साकार हुई। ब्रिटिश शासन के दौरान सर्वप्रथम 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। ब्रिटिश शासन के दौरान सबसे पहले 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना की गई।
ब्रिटिश शासन के दौरान वर्ष 1855 में सिविल सेवा आयोग द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाएं शुरू की गई थी। सत्येंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय थे जिन्होंने वर्ष 1863 में सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की। सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने 1863 में सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की। ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम भारत के अंदर सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन इलाहाबाद, जिसे हम वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जानते हैं, में हुआ था। ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम भारत के अंदर सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन इलाहाबाद या वर्तमान प्रयागराज में हुआ था। स्वतंत्रता के पश्चात अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के तहत वर्ष 1966 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की गई। स्वतंत्रता के बाद अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के द्वारा वर्ष 1966 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की गई थी। अठारह में एटचिंसन आयोग ने नए पैटर्न पर सिविल सेवाओं के पुनर्गठन की सिफारिश की तथा सेवाओं को शाही, प्रांतीय तथा अधीनस्थ 3 वर्गों में बांटा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनके वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, और जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनके वेतन व भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। वर्तमान में केवल भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा को अखिल भारतीय सेवाओं के रूप में गठित किया गया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा वर्तमान में यही अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत आती हैं। वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार हैं। वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार हैं। 1 अप्रैल 1937 में गठित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष तथा 2 सदस्य थे। 1 अप्रैल 1937 में गठित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष तथा 2 सदस्य थे। 1937 में गठित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री D.L. ड्रेक ब्रॉकमेन थे तथा 2 सदस्य राय बहादुर मानसिंह और खान बहादुर सैयद अबू मोहम्मद थे। 1937 में गठित उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष D.L. ड्रेक ब्रॉकमेन थे तथा 2 सदस्य राय बहादुर मानसिंह और खान बहादुर सैयद अबू मोहम्मद थे।
तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। तो चलिए दोस्तों, अब हम करेंगे इससे संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न, जिससे हमारी साथ ही साथ प्रैक्टिस भी होती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्न। तो दोस्तों, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को उनके पद से हटाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 320। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 315। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 322। या फिर ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 317। यह प्रश्न यूपीएससी जीडीसी एग्जाम 2017 में पूछा गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को उनके पद से हटाया जा सकता है? अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 322 या फिर अनुच्छेद 317। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 317। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 317 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को उनके पद से हटाया जा सकता है। आयोग भारतीय संविधान के 317 के क्लॉज 1 में उल्लेख है कि आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को केवल कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है और कदाचार की जांच सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। और संविधान का अनुच्छेद 317 का क्लॉज 3 कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाने की 3 स्वतंत्र आधार हैं: दिवालिया घोषित हो जाना, पदावधि में किसी अन्य नियोजन में सवेतन कार्य करना, या फिर राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण अपने पद पर बने रहने के लिए अयोग्य होना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 317। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। संघ लोक सेवा आयोग को निम्नलिखित में से किस स्रोत या किन स्रोतों से कार्य शक्तियां प्राप्त होती हैं? नंबर 1, संविधान। नंबर 2, संसदीय कानून। नंबर 3, कार्यकारी नियम और आदेश। नंबर 4, परंपराएं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3। ऑप्शन नंबर सी, केवल 1। या फिर ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4। यह प्रश्न यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 2024 में पूछा गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग को निम्नलिखित में से किस स्रोत या किन स्रोतों से शक्तियां प्राप्त होती हैं? नंबर 1, संविधान। नंबर 2, संसदीय कानून। नंबर 3, कार्यकारी नियम और आदेश। नंबर 4, परंपराएं। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3। ऑप्शन नंबर सी, केवल 1।
या फिर ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 और 4? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 और 4। इन सभी से लोक सेवा संघ लोक सेवा आयोग को शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है। ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री को, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा के अध्यक्ष को, या फिर ऑप्शन नंबर डी गृह मंत्री को। यह प्रश्न यूपी यूडीए एलडीए एग्जाम 2010 में पूछा गया है। प्रश्न है संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, लोकसभा के अध्यक्ष को, या फिर गृह मंत्री को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 का क्लॉज 1 कहता है कि संघ लोक सेवा आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे, जिससे राष्ट्रपति एक ज्ञापन पत्र सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत कर सके। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन नंबर बी केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा। यह प्रश्न यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2021 में पूछा गया है। तो सभी साथी बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है प्रधानमंत्री द्वारा, केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, या फिर उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा। उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा किया जा सकता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर भारित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए भारत की संचित निधि पर, ऑप्शन नंबर बी राज्य की संचित निधि पर, ऑप्शन नंबर सी फीस द्वारा इसके स्वयं के एकत्र निधि पर,
या फिर ऑप्शन नंबर डी, आकस्मिक निधि पर। यह प्रश्न यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2010 में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य की संचित निधि पर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 322 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के व्यय भारत की संचित निधि पर, जबकि राज्य लोक सेवा आयोगों के व्यय संबंधित राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य की संचित निधि पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर सी, जेबी कृपलानी। या फिर ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। तो सभी साथी बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, जेबी कृपलानी, या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान शामिल हैं? ऑप्शन नंबर ए, भाग 2 में। ऑप्शन नंबर बी, भाग 14 में। ऑप्शन नंबर सी, भाग 17 में। या फिर ऑप्शन नंबर डी, भाग 7 में। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग के से संबंधित प्रावधान शामिल है? भाग 2 में, भाग 14 में, भाग 17 में, या फिर भाग 7 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 14 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, भारतीय संविधान के भाग 9 में। ऑप्शन नंबर बी, भारतीय संविधान के भाग 7। ऑप्शन नंबर सी, भारतीय संविधान के भाग 4। या फिर ऑप्शन नंबर डी, भारतीय संविधान के भाग 14।
भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय संविधान के भाग 14 से। भारतीय संविधान का भाग 14 राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, संघ लोक सेवा आयोग किसके अनुरोध पर किसी राज्य की सभी या किसी भी जरूरत को पूरा करता है? ऑप्शन नंबर ए, राज्य के मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर बी, राज्य के राज्यपाल। ऑप्शन नंबर सी, राज्य के मुख्य सचिव। या फिर ऑप्शन नंबर डी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो सभी साथी बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग किसके अनुरोध पर किसी राज्य की सभी या किसी भी जरूरत को पूरा करता है? राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के राज्यपाल, राज्य के मुख्य सचिव या फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के राज्यपाल। संघ लोक सेवा आयोग राज्य के राज्यपाल के अनुरोध पर राज्य की सभी या किसी भी जरूरत को पूरा करता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी, भारत के प्रधानमंत्री। या फिर ऑप्शन नंबर डी, नीति आयोग के सीईओ। तो सभी साथी बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री या नीति आयोग के सीईओ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल करते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ऑप्शन नंबर ए, 1947 में। ऑप्शन नंबर बी, 1861 में। ऑप्शन नंबर सी, 1935 में।
या फिर ऑप्शन नंबर डी 1926 में। ये 1926 होगा यहाँ पे, ये 7 नहीं होंगे यहाँ पर, ये गलती से टाइप हो गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1926 में, 1926। लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में की गई थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय गृह मंत्री, ऑप्शन नंबर बी भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी भारत के राष्ट्रपति, या फिर ऑप्शन नंबर डी भारत की संसद। तो सभी साथी बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार किसके पास है? केंद्रीय गृह मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, या फिर भारत की संसद के पास। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भारत की संसद के पास। नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार भारत की संसद के पास है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, वेतन, भत्ते और पेंशन सहित पूरे खर्चों को किसके द्वारा पूरा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए भारत के समेकित कोष से, ऑप्शन नंबर बी भारत की आकस्मिकता निधि से, ऑप्शन नंबर सी भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि से, या फिर ऑप्शन नंबर डी भारत के लोक लेखा से। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन सहित पूरे खर्चों को किससे पूरा किया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत के समेकित कोष से। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन सहित पूरे खर्चों को भारत के समेकित कोष से पूरा किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग बनाने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन नंबर ए नियुक्तियों के मामले पर मंत्रिमंडलीय समिति के पास, ऑप्शन नंबर बी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के पास, ऑप्शन नंबर सी भारत के राष्ट्रपति के पास, या फिर ऑप्शन नंबर डी भारतीय संसद के पास। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग बनाने का अधिकार किसके पास है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भारतीय संसद के पास। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग बनाने का अधिकार भारतीय संसद के पास है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15,
संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री, या फिर ऑप्शन नंबर डी भारत के मुख्य न्यायाधीश को। प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, या भारत के मुख्य न्यायाधीश को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए संघ लोक सेवा आयोग, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी संसद, या ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। तो सभी साथी बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकता है। कौन कर सकता है? संघ लोक सेवा आयोग, प्रधानमंत्री, संसद, या फिर राष्ट्रपति। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संसद। संसद अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 312, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 315, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 324, या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 348। तो सभी साथी बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। प्रश्न है, निम्न में कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 324, या फिर अनुच्छेद 348। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों इसी प्रश्न के साथ आज का हमारा सेशन यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।